हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वननेस लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सेल्फ ब्रजेश सर। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे 27 फरवरी को होने वाला सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है आपका गणित का। मेरे प्यारे बच्चों, ये जानते हैं गणित का जो है कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर जो है कि आपका ये बेसब्री से जो आपका ये इंतजार जो है कि लगभग समझिए 70 मार्क का है पूर्णांक। और कैसे पेपर करना है मैथमेटिक्स का मेरे प्यारे बच्चों, तो आइए इसको आज देखेंगे सीखेंगे। 822 AV जो है कि कोड नंबर है और बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों ये पेपर। तो इसको देखना नहीं भूलिएगा और इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा अपने दोस्तों मित्रों में। इसको जरूर शेयर करिएगा जिसके की वजह से उनका हेल्प हो पाए। और लगभग मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप पेपर को करते तो 95+ से ऊपर आने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके सारे तरीकों के कंसेप्ट को यहाँ पे नाम और अनुक्रमांक लिखना ना भूलिएगा, ये लिख दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है। तो 3 घंटे 15 मिनट के पेपर में 15 मिनट का पेपर मेरे प्यारे बच्चों आपके पेपर पढ़ने के लिए दी जाती है। 15 मिनट में पेपर पढ़ लेते हैं। इसके बाद 3 घंटे का पेपर बचता है जिसमें आने वाले सभी सवालों को आप जो है कि सोल्यूशन कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो परीक्षार्थियों को ये याद रखिए कि ये निर्धारित जो समय 15 मिनट का होता है। इसके बाद आपको 3 घंटे का समय बचता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको निर्देश यहाँ पर जो है कि वहां पर जो है कि वर्णनात्मक जितने प्रश्न होते हैं जो सॉल्यूशन वाले रहते हैं उनको हल करना होता है। तो आइए देखते हैं, इसमें सभी निर्देश को भी समझेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सभी प्रश्न अनिवार्य है, यहाँ पर जितना है सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के अ और ब दो खंड है। अ और ब ये 2 खंड यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उनके 2 खंड को हम देखेंगे, अ और ब को। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पे जो खंड अ में, ये खंड अ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं जो 20 मार्क के होते हैं। 1-1 मार्क के प्रश्न होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो उनको सॉल्व करना ये आपके बहुत जरूरी होता है। और ये जो है कि लगभग 5 मिनट के अंदर जो है कि वो सोल्यूशन आपका उसका हो जाता है, ठीक ना। अब हम खंड ब में पढ़ेंगे तो करेंगे 50 अंक के विस्तृत उत्तरी प्रश्न है। 50 अंक के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो 2, 4 और यहाँ पर जो है कि 6 मार्क का प्रश्न है। यहाँ पर 2, 4, 6 मार्क का ये आपका आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जो है कि यहाँ पर आपको करना होता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर खंड ब में कुल 5 प्रश्न होते हैं। तो मेरे प्यारे इसमें देखना है आपको, याद इसको अच्छी तरह से इसको भी करना है। प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट लिख दिया जाता है कि उसके कितने खंड करने हैं, ठीक ना। सबके खंड में जो है पहले क्या किया जाता है, लिख दिया जाता है कि उसे कितने खंड करने होते हैं। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न के अंक, उसके सम्मुख अंक भी दिए होते हैं कितने मार्क के हैं। प्रश्न के आगे उनके जो है कि अंक भी क्या कर दिए जाते हैं, लिख दिए जाते हैं, जिससे समझना आसान हो जाता है कि भाई इतने मार्क का है। जैसे इसमें 1 मार्क रहेगा, फिर उसके बाद 2 मार्क रहेगा, फिर 4 मार्क का रहता है, 6 मार्क का रहता है। तो इस तरह से आपके सारे प्रश्न जो है यहाँ पर दिए रहते हैं। आइए हम आगे पढ़ते हैं। करें कि प्रथम प्रश्न के आरंभ, ठीक है ना। प्रथम प्रश्न के आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न आता है पहले उसको जो है क्या करिए, आप समय उस पर जो है उसको पहले सॉल्व करिए। और जो नहीं आता उस पर उस प्रश्न पर अपना समय नष्ट ना कीजिए। हाँ, यदि करें कि यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर जो है रफ का कार्य कर सकते हैं। उसमें यदि सॉल्यूशन करने के बाद उसको आप कट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हल किए हैं तो या तो आप ऊपर क्या करिए, रफ लिख दीजिए, ऊपर जो है रफ लिख दिए, नहीं तो क्या कर दे, कट कर दीजिए, ठीक है ना। आप तो सोल्यूशन कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो है कि आपको जो है कि समय पर ये याद रखिएगा कि जो प्रश्न आपको आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों तो उसी को करना है। जो प्रश्न नहीं आ रहा है उस पर समय देकर कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर कह रहा है कि रचना के प्रश्नों के हल, रचना रेखाएं ना खींचें, ठीक है ना। उसमें कह रहा है कि रेखाएं और पद संक्षेप में अवश्य लिखिए, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं करना है, संक्षेप में लिखना है, ठीक है। याद रखिएगा जो भी रचना वचना वाले थोड़े मोड़े रहते हैं उसका जो संक्षेप में उत्तर उसका अवश्य लिखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर करा कि चित्र प्रश्नों में हल में करा चित्र खींचना आवश्यक है। करा कि उनमें स्वच्छ और शुद्ध चित्र है। कर स्वच्छ और शुद्ध चित्र खींचिए, बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण और अशुद्ध माने जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये देखिए इसमें आपको जो करा कि चित्र अवश्य खींचना है जिसमें है, बिना चित्र के ऐसे हल जो रहेगा ना पूरा नहीं होगा, वो अधूरे माने जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर जो है कि यहाँ पर सारे पॉइंट्स को हमने यहाँ पे नोट किया, यहाँ पे देखा है सारे पॉइंट्स। अब हम आइए खंड में जो है कि पढ़ते हैं और बहुविकल्पी प्रश्न को हल करते चलते हैं, कैसे इसको हल करना, ठीक है ना। बहुविकल्पी प्रश्न चलो देखते हैं कैसे करना मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर जो है कि ये जो है कि आपका लगभग समझिए कि OMR शीट आपको मिलेगा। OMR शीट पे जो है क्या करना, उसके आंसरों को लिखना होता है और भरना होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, किसी वृत्त या एक वाह्य बिंदु से खींची जाने वाली, देखिए किसी वृत्त या वाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन में एक उत्तर मेरे प्यारे बच्चों सही होगा, ठीक है ना। तो 4 में एक उत्तर होता है कि मतलब किसी वृत्त के एक वाह्य बिंदु से, ठीक है ना, खींची जाने वाली समांतर जो स्पर्श रेखाएं होती है जो इस प्रकार से अधिकतम कितनी हो जाती है। मान लीजिए गोलाकार एक बिंदु है, यहाँ पर आप क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचनी है। अब स्पर्श रेखा खींचनी है तो फिर कितनी रेखाएं होगी इसको आइए देख लेते हैं।
तो इसका जो है कि मान लीजिए स्पर्श रेखा है और एक इधर से स्पर्श रेखा, दोनों स्पर्श रेखा हो गई ना। स्पर्श रेखा में कितनी रेखा है यहाँ पर देखिए एक दूसरे को, तो ये 2 होती है, ठीक है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपके चारों दिए हुए हैं, इसमें से समझना है, तो यहाँ पर 2 होती है, तो आपका आंसर मेरे प्यारे बच्चों 2 हो जाता है। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आपका यहाँ पर तैयार हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए अब हम पढ़ेंगे अगला, कह रहा है कि बिंदु जो 7, 3 और y अक्ष की दूरी, कह रहा है बिंदु 7, 3 की x अक्ष से दूरी कितनी होगी। बिंदु 7, 3 की x अक्ष की दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर आइए देख लेते हैं। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर जो है कि ऑप्शन क्या है उसमें, तो y अक्ष के लिए निकालते हैं, y अक्ष के लिए दूरी निकालते हैं, तो फिर आप जानते ही हैं x अक्ष के निकालेंगे तो उसका 0 हो जाता है, इसमें y अक्ष के निकालेंगे तो x का 0 हो जाता है, मतलब एक दूसरे का जो है क्या हो जाता है 0 हो जाता है। 7 और 3 दिया हुआ ना, एक बिंदु यहाँ पर दिया, y अक्ष के लिए निकालेंगे तो y अक्ष के लिए क्या हो जाएगा आपका ये x अक्ष, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x1y होना चाहिए, xy मान लीजिए, इसको xy मान लेते हैं, ठीक है ना। xy मानने के बाद फिर इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि इसमें y अक्ष की दूरी जब निकालेंगे तो x का मान बताना रहेगा। इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्नों का हल इस प्रकार से करेंगे, जैसे xy पहला दिया ना xy, अब y अक्ष के निकालेंगे तो x का मान बता दीजिए, x अक्ष का निकालेंगे तो y का मान निकाल दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है कि इस प्रकार से इसका हल आपका हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि ऐसे प्रश्नों का जो है कि सोल्यूशन इस प्रकार से करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा जो है कि यदि यहाँ पर दिया है p sin थीटा, यहाँ पर क्या दिया है p sin थीटा, इसको देख लेते हैं क्या होगा। तो इसमें p sin थीटा बराबर q cos थीटा, तो कोसेक थीटा का मान बताना है, ठीक है ना। p sin थीटा बराबर q sin थीटा, तो कोसेक थीटा का मान बताइए। तो यहाँ पर आइए उसका सोल्यूशन करते हैं, देखते हैं कैसे हल करना है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल मेरे प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लेना पड़ेगा। यहाँ पे p sin थीटा लिख देंगे, यहाँ पर p sin थीटा क्या करेंगे लिख देंगे, ठीक है ना, और इक्वल टू q sin थीटा लिख देंगे, जो प्रश्न हमारा है और उसको लिख दीजिए, ठीक है। पहले उसको क्या करेंगे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर p sin थीटा बराबर q sin थीटा, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब कह रहा है कि कोसेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, पहले उसको भी देख लिया जाए। कोसेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो कोसेक थीटा बराबर सूत्र जानते ही है ना। कोसेक थीटा जो है कि 2 वैल्यू में निकलता है, एक तो जो है कि आपका लंब कर्ण और आधार के फॉर्म होता है ना, लंब कर्ण आधार के मान में। यदि नहीं कोई दिक्कत नहीं है तो आप क्या करें, साइन थीटा यहाँ पर रहने दीजिए, कॉस थीटा को नीचे लेके चले आइए, इसको डिवाइड करेंगे ना, जैसे क्यू का मान निकालना है तो क्या करेंगे कॉस थीटा का भाग देंगे ना साइन थीटा में, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कौन सा हो जाता है फॉर्मूला आपका, यहाँ पर मान लीजिए क्यू यहाँ पर बच गया, ठीक है ना, और यहाँ पी बच जा रहा है, तो पी को क्यू में भाग देंगे, पी का क्यू में भाग दे देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan थीटा हो जाता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा ये tan थीटा हो जाता है। पी बाई क्यू का मान जो है क्या हो जाता है आपका, लेकिन ये कोसे के फॉर्म में बोला है, किसके फॉर्म में बोला है, कोसे के फॉर्म में, याद रखिएगा। ये आपको जो है कोसे के फॉर्म में बोला है, तो फिर क्या करेंगे, कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा को हम क्या करेंगे tan थीटा में लिख देंगे, पी बाई क्यू लिख देंगे, या क्यू बाई पी, जहाँ पर क्यू बाई पी है तो क्यू बाई पी लिख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको कोसेक के फॉर्म में बदलना रहेगा, तो ये याद रखिएगा, जो कोसेक के फॉर्म में बदलना रहेगा ना, तो यहाँ पर जो है क्या करना पड़ेगा, उसको जो है कि हमें यहाँ पर जो है कि अब यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, ठीक है ना। tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार हो जाता है, तो यहाँ पर जो है कि अब कोसेक थीटा क्या हो जाता है, यहाँ पर देख लेंगे कोसेक थीटा, तो यहाँ ये कर्ण बराबर ये जो है क्या ना, कोसेक थीटा में कर्ण बटा लंब हो जाता है, ठीक है ना। कोसेक थीटा जो है कर्ण बटा क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, और ये लंब बटा आधार हो जाता है, ठीक है। ये लंब बटा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार हो जाता है। अच्छा कोई बात नहीं, इसको सोल्यूशन जो कि आराम से हम कर लेंगे। यहाँ पर जो है कर्ण का, अब जो है कि कर्ण का बराबर फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे कर्ण का बराबर फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यहाँ पे हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप इसको क्या करें, लंब का मान रखते हैं, तो लंब का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, लंब का मान जो है यहाँ पर क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, और उसका मान कितना हो जाएगा, ये पी का स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल क्या करना है, यहाँ पर जो उसको हल करना है, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है कि आप जो है मैथ जब यहाँ पर जो है फॉर्मूले जो इसमें हैं, तो उसको भी एकदम याद रखिएगा, ठीक है ना। तो कर्ण का मान क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, और लंब का मान क्यू हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि आपका जो है प्रश्न जो है कि हल हो चुका है। इसी प्रकार से जो है आप अब क्या करेंगे, पी प्लस क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई क्यू लिख देंगे।
तो ये आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाता है। तो इस तरह से जो है कि लगभग जो है आपके प्रश्न जो है कि हल हो जाते हैं, ठीक है ना। लगभग जो प्रश्न आपके हो जाते हैं हल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है कि आपको क्या करना है, हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, अगला प्रश्न करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर तो मान लीजिए आपका हो गया। अब यहाँ पर नंबर यदि दिया हो तो नंबर से भी रख के आप हल कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से करके उसको छोड़ देंगे। या तो ऑब्जेक्ट इस तरह ऑप्शन में होगा तो उसको देख लेंगे। ऑप्शन में क्या दिया है देख लीजिए। ऑप्शन में तो ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है ना, ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ पहला वाला है, ठीक है ना, पहला वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से आपको जो है कि सवाल को हल करना रहेगा। इसमें ज़्यादा जो है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह सोल्यूशन जो है कि आपको यहाँ पर दिया गया है, सोल्यूशन को आपको समझना है और लिखना है, ठीक है। सोल्यूशन समझना और लिखना। तो यहाँ पर जो है क्या करना है कि सोल्यूशन को आपको जो कि यहाँ सामने प्रेजेंट किया गया है और इसको लिखते चले जाइए। इस तरह से आपका आंसर हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों कोई भी यदि नंबर भी दे देगा ना, तो नंबर भी आप क्या करेंगे वहाँ पर रख के आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है 10 का मान, 10 का मान, 10 का मान और डैश डैश 10 का मान, 10 का मान कितना होगा। ये बहुत आसान है क्वेश्चन जो है कि ऑब्जेक्टिव में है, तो इसको देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तब यहाँ पर 10 1 0 10 2 0 यहाँ पर जैसा है आप लिखते जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या करेंगे लिखते जाएंगे। तो 10 1 है, 10 2 है, 10 3 डिग्री है ना, इस तरह से आप निकालेंगे। अब इस तरह से निकालेंगे तो करना क्या होता है ये देख लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या करना होता है इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों देखिए इसमें क्या करेंगे समान निकालने के लिए। अच्छा कुछ कंसेप्ट को भी याद रखना है, जैसे कंसेप्ट मतलब इस फॉर्मूले जो दिखाया जाएगा तो उसको एकदम याद करना जरूरी है, ठीक है ना। उसको याद करना क्या है एकदम जरूरी होता है। तो आइए देख लेते हैं अब इस सवाल को कैसे हल करेंगे, ठीक है ना। इसके नियमों को समझेंगे, ठीक है, इसके नियमों को भी हम समझेंगे। इस तरह से आपका हो जाता है ये। तो अब देखिए 90 में से जो है कि हम यदि 2 निकाल देते हैं कितना हो जाता है। 90 में से 2 निकाल जाते कितना हो जाता है 89 हो जाता है कि नहीं हो जाता है। नहीं 90 में से 2 निकलेगा तो आपका हो जाएगा 88 2 90 88 हो जाएगा। और यदि हम 90 में से 1 निकाल जाते तो कितना हो जाता है आपका ये 89 हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 90 माइनस थीटा जी को फॉर्मूला होता है cos थीटा हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर cot 2 थीटा हो जाएगा, यहाँ पर cot 2 हो जाएगा और यहाँ पर 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, cot 1 थीटा हो जाएगा। अब सिंपल यहाँ पर क्या करना है आपको सॉल्व करना देखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा इसमें cot 2 है तो cot जो थीटा हो जाता है ये 1/10 हो जाएगा, cot को चेंज करेंगे तो। और ये जो है कि 1 बाई क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, दोनों 1/10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब यहाँ पर समझेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझेंगे इसको जो है कि 10 देखिए tan थीटा tan 1 हो जाता है, tan 2 हो जाता है। tan थीटा दिया है ना, tan 2 थीटा tan 1 थीटा तो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बच जाता है यहाँ पर आपका tan 3 थीटा, ठीक है ना, tan 3 थीटा यहाँ पर आपका बच जाता है। तो tan 3 थीटा का मतलब जो होता है कि ये यदि कट जा रहा है तो वैल्यू जो कटने के बाद किसमें हो जाता है तो ये आपका 1 के रूप में हो जाता है। जब कट गया तो 1 के रूप में हो जाएगा, ठीक है ना। tan 3 थीटा बढ़ेगा तो उसका भी निकालेंगे आगे चल के तो वो भी कट जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पर आपका आंसर ये डी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाता है डी हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका सोल्यूशन ये हो जाता है, ठीक है ना। तो ये मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से आपका सोल्यूशन इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको हल करना है और ज़्यादा प्रश्न जो है कि भारी नहीं है, आपको ये सब सोल्यूशन आसान करके दिया जा रहा है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं 5वें पर। समीकरण जो 3x² + 5 है, ठीक है। 3x² + 5 माइनस क्या है क्यू बराबर 0। मूल बराबर है तो क्यू का मान क्या होगा, ठीक है ना। मूल बराबर हो तो क्यू का मान क्या होगा इसको समझना है आपको, ठीक है। आइए इसको भी देख लेते हैं कैसे इसको हल करना है। इसको कैसे हल करना है उसको भी ध्यान से देखना जरूरी है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। आइए समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करना होता है 3x² + 5x माइनस क्यू जैसे प्रश्न होते हैं ना, आप इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। ऐसे इसका क्या करना है लिख देना है, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को आप लिख देते हैं। आइए देखते हैं फिर यहाँ पर क्या करना है कि आप जानते हैं ax² + bx + c ये आपका फार्मूला होता है। ax² + bx + c ये फार्मूला तो उसको करना एकदम जरूरी है। तो यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर मान निकालेंगे, a का मान 3 हो जाएगा, x कट जाएगा तो b का मान 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर c का मान माइनस क्यूब हो जाएगा। c का मान कितना हो जाएगा माइनस क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी समझेंगे। आइए देखते हैं, ठीक है ना, कैसे हल करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लेंगे। तो इस तरह से इसका मान जो निकालना है मूल बराबर हो, मूल बराबर हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। जब मूल बराबर होता है तो उसके फॉर्मूले क्या होता है उसको याद रखना जरूरी है। फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। डी बराबर जानते हैं, डी बराबर 0 है। मूल बराबर होगा तो डी का मान जो होगा जो 0 होगा। जैसे b² - 4ac है ना, b² - 4ac पे जब आप रखते हैं तो b - 4ac पे जब आप रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो इसका मान जब 0 हो जाता है, समझिए ना, इसका वैल्यू जब 0 हो जाता है तो 0 होने का मतलब होता है कि समझ जाइए
कि वहाँ पर जो है कि आपका मोल बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, मोल बराबर ये हो जाता है। तो इस प्रकार से आप सवाल यहाँ पर हल कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं इसको कैसे करना है, ठीक है। आइए अब देखते हैं इसको कैसे करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, अब जैसे b का मान रखेंगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसके बाद 4 गुणे a का मान 3 गुणे और माइनस क्यू रखेंगे तो ये 25 हो जाएगा। आइए हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 3 12 क्यू, कितना हो जाएगा 4 3 12 क्यू बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो क्या करना, मान यहाँ पर क्यू का मान निकालना है तो 12 क्यू को रख दीजिए, 12 क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 को उधर माइनस कर देते हैं, वहाँ 25 को जाएगा माइनस कर देते हो, तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाता है वो, ये आपका -25 उधर हो जाता है। अब बटे क्या हो जाता है 12 हो जाता है, ठीक है ना, ये इस तरह से आपका 12 हो जाता है। तो यहाँ पर जो है क्यू का मान -25/12 हो जाता है। इस तरह से आपको जो हल करना रहेगा तो आप आराम से उसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए किस प्रकार से जो है कि आपका दिया हुआ है, तो इस तरह से आपका सवाल हल करेंगे, सवाल हल करके इसका आंसर निकालना हम सीखेंगे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कैसे इसको, आगे वाला प्रश्न कैसे करते हैं। छठवां दिया समांतर श्रेणी दिया -62, समांतर श्रेणी दिया -62 -59 और डैश डैश करके जो है यहाँ पर दिया 7 10 का 11वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, 11वां पद निकालना। तो कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए एकदम आसान तरीके से इसमें जो है ना, आपको आसान तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है, एकदम कंसेप्ट जो है कंसेप्ट वाइज बताया जाएगा। तो यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, आपको जो है सोल्यूशन जो है क्या यहाँ पे आसान रहेगा, इसके लिए घबराइए नहीं। कैसे सोल्यूशन करना बस वो देखते जाइए और समझते जाइए, ठीक है ना। कैसे सोल्यूशन करना है वो देखते जाइए और समझते जाइए। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आइए हम देख लेते हैं, ठीक है ना। आइए हम देख लेते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, ए बराबर क्या लिखेंगे -62, पहला पद है ना, पहला पद है तो ये -12 क्या लिखेंगे 62 लिख देंगे, -62। बी बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा -59 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर जो कि पहला पद दूसरा पद लिख लेती है और 7वां और 10वां 11वां पद को निकालना, तो इसका अंतर फिर निकाल लीजिए। सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, इसका अंतर निकाल लीजिए, अंतर निकाल के फिर इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अंतर निकाल के इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या होता है बी माइनस ए, मतलब या तो ऐसा भी लिख सकते हैं टी टू माइनस टी1 लिख सकते हैं, या तो ए2 माइनस ए1 लिख सकते हैं, या दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देते हैं, ये भी आपका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपल क्या है आपका 59 दिया, तो 59 में से जो क्या करेंगे यहाँ पर 62 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर माइनस और ब्रैकेट में माइनस लगाना पड़ेगा, तो -59 हो जाएगा और माइनस प्लस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे 62 में से 59 को घटा देंगे, विपरीत चिन्ह वाले जितने भी होते हैं विपरीत चिन्ह वाले को क्या करते हैं माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद यहाँ पर घट जाएगा तो डी का मान कितना आ जाएगा 3 आएगा। इस प्रकार से आपको डी का मान निकालना है, ए का मान निकालना है, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक ना। इसको आराम से आप लिख सकते हैं। 11वां पद निकालना है, 11वां पद आइए, फॉर्मूला है T11 बराबर होता है प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे T11 निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा A11 हो जाता है। अब A11 हो जाता है, A11 वाला फॉर्मूला रखिए, या तो यहाँ पर an इक्वल टू लिख सकते हैं फॉर्मूला, an इक्वल टू क्या हो जाता है आप जानते ही हैं a प्लस, ठीक ना, a प्लस यहाँ पर जो है कि या a1, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो फॉर्मूला an इक्वल टू वाला फॉर्मूला होता है a1 प्लस n माइनस 1 डी है। इस फॉर्मूला से रख सकते हैं, आप रख के इसको जो क्या करेंगे हल करेंगे, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं फिर कैसे इसको हल करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये A11 बराबर क्या हो जाएगा, a1 का मान -62 है, n का मान आपको क्या करना है कि यहाँ पे 11 दिया होता है, 11 रख के यहाँ पर हल करेंगे, ठीक है ना। यहाँ 11 मान से 1 रखेंगे, डी का मान कितना हो जाता है 3 हो जाता है, डी का मान क्या हो जाता है 3 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देख लेंगे, डी का मान 3 हो जाता है, तो ये 62 माइनस 62 होगी, 11 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, 11 3 10 3 कितना हो जाता है 30 हो जाता है। 62 में 30 को घटा देंगे, 62 में से 30 को घटा देंगे तो कितना हो जाता है 32 हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से इसका सोल्यूशन हो जाता है और इसको हल कर लेते हैं। तो ये A11 का मान -32 होगा, तो ऑप्शन में जो कि दिया रहेगा तो ऑप्शन में -32 जो है कि आप ट्रिक कर देंगे, आपका आंसर सही हो जाता है। ये 1 मार्क का आपका प्रश्न जो है कि तैयार हो जाता है। लेकिन कुछ सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन हो तो करने के बाद ही समझ में आएगा, है ना, सोल्यूशन करने के बाद समझ में। यहाँ पर 7वां दिया है, क्या दी यहाँ पर दिया है कि PE इक्वल टू दिया है, PE का मान दिया है, यहाँ पर PE का मान दिया है 0.05 है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो PE का क्या मान होगा, PE पर बार का मान निकालना होता है, PE पर बार का मान, तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसको याद रखिएगा। 1 मार्क का प्रश्न यहाँ पर आपको कराया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंस है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कैसे कराना है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर PE का मान निकालना तो 0.05 है ना, 0.05। तो सिंपल क्या करना है, इसको क्या फॉर्मूला जो दिया होता है यहाँ पर, ठीक है ना, तो फॉर्मूला इसका दिया होता है, उस फॉर्मूले पर हल करना था। PE का मान जब निकालेंगे तो PE का जो फॉर्मूला है इसको क्या करना पड़ता है ना कि यहाँ पर जो मान करके जो इसको -1 पे से इसको क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। फॉर्मूला होता है कि PE का मान निकालेंगे तो PE का मान निकालेंगे तो 1 माइनस 0.05 हो जाएगा। एक मान जो होता है कि यहाँ पर 0.05 होता है, ये आसान है, तरीका याद रहेगा तो आराम से 1 में से क्या करेंगे जो दिया हुआ संख्या 0.05 है ना उसको घटा देंगे तो आपको ये आंसर आ जाना है।
तो ये देखिए यहाँ पर आए देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न है। 1 माइनस जो है क्या करेंगे, यहाँ पर पीई जो दिया हुआ उसको लिख देंगे और 1 में से 0.05 को क्या करेंगे, 0.05 को माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद जो आंसर आता है मेरे प्यारे बच्चों, यही जो है कि आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो 0.95 यहाँ पर आपका दिया है, तो 0.95 एन का मान आपका निकल जाता है। तो ये जबरदस्त आपका आंसर जो है कि यहाँ पर सामने मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट हो जाता है। इसको देख लेंगे, यहाँ पर 0.95 है या 0.95 है, इसको इस तरह से हल करना मेरे प्यारे बच्चों। तो ये लगभग आपका हल हो चुका है। अब यहाँ पर जो कि एक थैले में देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन इसको भी पढ़ेंगे। एक थैले में 3 लाल गेंद 5 काली गेंद है। एक थैला है, ठीक है ना, उसमें 3 लाल गेंद है 5 काली गेंद है। इस थैले में एक गेंद यादृच्छिक निकाला गया, यादृच्छिक रूप से जो है क्या किया, निकाला गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह गेंद लाल होने की प्रायिकता कितनी होगी, तो इसको बताना है। तो ये प्रायिकता का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चे, इसको भी हल करना है। तो प्रायिकता वाले प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, आइए देख लेते हैं। इसी पेज के अंतर्गत देख लेते हैं, 3 लाल है और 5 काली गेंद। तो पहले क्या करेंगे हम, इसका जो है कि सम आप नंबर निकालेंगे या नंबर आप सम निकालेंगे। तो R3 हो जाएगा, मतलब रेड वाला 3 हो जाएगा। इसके बाद काली गेंद जो ब्लैक होती है, ब्लैक कितना होती है, ये 5 गेंद होती है, ब्लैक 5 गेंद, दोनों को क्या करेंगे आप यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाता है, ठीक है ना, ये दोनों प्रकार का हो जाता है। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा आप निकालिए, नंबर आप निकालना है, नंबर आप S मतलब पूर्ण जो संख्या कितना हो जाए, तो 5 और 3 जोड़ दीजिए, 5 और 3 क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद इसको हल करेंगे। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों लगभग जो है कि आपको इसको जोड़ देंगे, 8 हो जाएगा। अब 8 में जो है कि आपने निकालना है हमको उसको, अब 8 में हम इसका निकालना है। तो सिंपल क्या करेंगे, 8 बटे जितना जो है कि जिसका आपको निकालना होता है, लाल गेंद की प्रायिकता पूछ रहे तो लाल गेंद आप लिख दीजिए, लाल गेंद की प्रायिकता पूछ रही है तो लाल गेंद लिख दीजिए। इस प्रकार से जो है कि आपका आंसर इसका कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चे जो है कि हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो 3/8 है, जो यदि यहीं पे जो है ना कि प्रश्न पूछता है, यदि आपका काली गेंद होने की संभावना, तो काली गेंद की संख्या लिख के बस आपको हल करना है। इसमें काली गेंद को रख के हल करना है। तो काली गेंद की जो संख्या रहेगी ऊपर रख दीजिएगा टोटल में से, ठीक है, वो आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जबरदस्त दिया हुआ है। यहाँ पे ना DE का जो समांतर BC के है, ये DE जो रेखा ना, ये क्या है, समांतर, समांतर मतलब आगे तक बढ़ाने पर ये दूसरे मिलेगी नहीं, ये BC के समांतर है, ठीक है ना, आगे बढ़ाने में मिलता नहीं है। और यहाँ पर AE का मान जैसे 1.5 दिया है, और यहाँ पर पूछ रहा है किसका मान, इसी का मान है। और यहाँ पर AD का मान 1 संबंधित 3 या 1.3 है, और यहाँ पर जो DB का मान 3.9 है। तो इनका मान जो दिया हुआ, तो यहाँ पर आप समझेंगे यहाँ पर किस तरह से इसको हल करना है। तो यहाँ पर सिंपल जो है कि वो अनुपातिक नियम है, यहाँ पर अनुपात वाला नियम लगाएंगे, अनुपात के नियम से हल करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अनुपात के नियम से हल करेंगे। तो यहाँ पर अनुपात वाला फॉर्मूला देख लेते हैं, वो भी सूत्र देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, जो है कि DE जब समांतर BC के है, जब DE समांतर BC का, तो फिर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, तो सिंपल फॉर्मूला यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पर अनुपात जो है कि AD जो संबंध है, AD बाई क्या हो जाता है आपका DB हो जाता है, AD बराबर जो DB होता है, और यहाँ पर AE बराबर EC हो जाता है, AE बराबर EC। तो इनका अनुपात देखेंगे तो अनुपात क्या होता है, समान है कि नहीं है। इस तरह से इसको खाली मान रख के जो है कि हल करते जाइए, मान रख के क्या करते जाइए, हल करते जाइए। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए, आइए देखते हैं फिर क्या है। ये जो है कि DE जब समांतर हो जाएगा, तो BE के करें कि अब इसमें क्या हो जाता है, आपको जो है कि आधारभूत मूलभूत आधार का नियम है, आधारभूत मूलभूत प्रमेय का नियम है, ठीक है ना। तो उसमें क्या करेंगे आप, क्या करेंगे यहाँ पर जो भी रेशियो यहाँ पर निकला हुआ है, ये आप पहले लिख देंगे, आधारभूत समानुपातिक नियम, आधारभूत समानुपातिक जो है कि प्रमेय द्वारा हो जाता है या नियमों द्वारा। तो ये आपको जो है कि लिख देने का मतलब समझ में आता है कि बच्चे जो है कि वर्ल्ड जो है कि पढ़े हुए हैं, तो इस तरह से उनको आंसर दे रहे हैं, प्रॉपर मात्रा में आपको आंसर मिलना होता है। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं, या तो फास्ट भी करके उसमें दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो है कि 1/3 है, 1.3 है, और यहाँ पर DB का मान जो है कि 3.9 है। अब यहाँ पे 1.5 है, और यहाँ पर EC का मान ज्ञात करना, तो त्रिय गुणा करके भाग दे देंगे, ठीक है ना, त्रिय गुणा करेंगे। 1.3 का क्या करेंगे, EC में गुणा करेंगे, या तो इसे कटा दे, 13 कम 13 39, तो 1.3 है, तो 1.3 कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 बार में। अब यहाँ पे EC का मान निकालना है, तो सिंपल जो त्रिय गुणा करके आप निकाल सकते हैं, 1/3 यहाँ तो हो जाता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि 1 का EC में गुणा करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 1 का EC में यहाँ पर गुणा करते हैं। और जब 1 का EC में गुणा करते तो EC इक्वल टू EC 1 जाए, EC हो जाएगा 3 × 15 3 45 हो जाएगा, तो 4.5 हो जाएगा, 15 मतलब 1.5 है ना, 15.45 में 4.5 इसका आंसर हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से जो आने वाले प्रश्न होते हैं उनका सोल्यूशन ऐसे करके जो क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका 4.5 आंसर हो जाएगा। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों देखिए, और ऑब्जेक्टिव की अपेक्षा जिसमें का ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा प्रश्न को सॉल्व करने में टाइम जाता है, तो कोई बात नहीं, इसमें 5 मिनट के नहीं जो है कि आपका ये OMR से पर जो कि भरने में जो कि 5 मिनट समय तो लगता ही है, बट इसका सोल्यूशन जो कि हम हल करके निकालते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं, चित्र में एक तरह के चित्र यहाँ पर दिया हुआ है MNL है, चित्रपाला की MNL, ठीक है ना, यहाँ पर चित्र दिया हुआ MNL।
तो यहाँ पर चित्र में MNL को जो है देखिए त्रिभुज PQR में है, त्रिभुज PQR त्रिभुज और जो है कि MNL में देखें तो कोण M बराबर कोण Q के है, मतलब M का मान जो Q के बराबर है, ये पहले से दे दिया है। M और Q का मान कितना है 70 दिया है और MN का मान 3 सेंटीमीटर दिया है और इसमें MN दिया 5 मीटर, PQ 2 सेंटीमीटर दिया और QR जो है 3 सेंटीमीटर दिया। सिंपल, कोई बात नहीं है घबराने का। यहाँ पर क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे जैसे जिसकी जिस भुजाएं हैं वहाँ पर नाम लिख दीजिए, जो भुजाएं हैं सबका नाम लिख दीजिए। 3 सेंटीमीटर है, इसके बाद यहाँ पर क्या 45 सेंटीमीटर है, फिर इसके बाद यहाँ पर जो है 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 70 डिग्री है, मतलब इसके बाद जो है क्या करेंगे यहाँ पर QR का मान कितना लिख देंगे 3 सेंटीमीटर लिख देंगे। 3 सेंटीमीटर लिखने के बाद सोल्यूशन करना चालू कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें, देखते क्या होता है, कैसे हल करना होता है। इसमें बहुत आसान मेथड है, यहाँ पर तरीका भी बहुत ईजी है, जिसके पहले हमने बताया था। इसके पहले जो फॉर्मूला जो है कि आप लिखेंगे तो जो है कि रेशियो का अनुपातिक समानुपात मूलभूत नियम के अनुसार जो क्या करेंगे इसका अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालने के बाद क्या करेंगे यहाँ पर अब देखेंगे किस किसके जो इसमें है NML जो है कि ये सर्वांग ये है समरूप है QPR के, या कि NML जो है कि समरूप है QRP के, इनमें से कोई नहीं है, या NML है जो है कि यहाँ पर समरूप है इसके बाद PQR के। तो यहाँ पर जो है कि आप क्या करेंगे पॉइंटों को समझेंगे और ध्यान से समझेंगे और इसके बाद जो है इसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये मेरे प्यारे बच्चों देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ, तो इसको हल कैसे करना है तो आइए देखते हैं इस पे कैसे हल करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे LM का मान कितना है सब लिखते जाइए। LM और LQ का मान कितना है यहाँ पर दिया 70 डिग्री, दोनों का जो मान आपका 70 डिग्री है, ठीक है ना, 70 डिग्री है। तो यहाँ पर देखेंगे आगे, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि MN जो निकालेंगे यहाँ पर, तो MN बराबर हो जाता है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर हो जाता है कितना हो जाता है 3 सेंटीमीटर हो जाता है। 3 सेंटीमीटर में यहाँ पर लिखेंगे ML का जब मान निकालना होगा तो सिंपल मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे 4 दूनी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस जो दिया है ना उसको लिखते जाइए, पहले प्रश्न को लिखते जाएगा तो समझने में आसानी हो जाएगी। यदि इसको लिखते जाते हैं तो ये आसानी हो जाता है, ठीक है ना। मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है प्रश्न है, तो इस तरह से आप देख लेंगे इसको कैसे करेंगे, इसमें करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो PQ का मान निकले QR का मान निकल दिए हैं, अब दोनों का मान निकाल के फिर से बस क्या कर देते हैं हल कर देते हैं, ठीक है ना। दोनों का मान निकाल के हल कर देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं अब इसमें क्या करना है। अब इसमें जो है कि यहाँ पर रखेंगे, अब त्रिभुज का मान यहाँ पर रखेंगे, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज पे उसका तुलना पहले कर लेंगे, इसके बाद जो है कि वहाँ पर ये जो है कि उसका सोल्यूशन करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अब आपका हो जाएगा NML हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा NML। अब ये जो हो जाएगा तथा इसमें देगा PQR, ठीक है ना, NML जो है और PQR, तो इनमें देखते हैं क्या होता है ये, ठीक है ना। QPR लिख दीजिए, PQR लिख दीजिए, जैसे भी लिखना है तो मतलब लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आइए देखते हैं क्या करना है इसको। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है कि पहले से LM और LQ का मान जो कि सिंपल है, तो यहाँ पे LM और LQ का मान जो कि 70 डिग्री है, तो सेम है, इसको रहने दीजिए। अब इसके बाद जो है क्या करेंगे यहाँ पर कंपेयर करके निकालना है, चाहे जैसे सोल्यूशन करके निकालना है, तो वो चीज़ें मेरे प्यारे बच्चों आप समझते चलेंगे और देखते चलेंगे। तो यहाँ पर साथ में क्या करेंगे, साथ ही में अब यहाँ पर क्या है, साथ ही में यहाँ पर देख लेंगे क्या करना, साथ ही में जो है कि आपका LM = LQ प्लस ये जो है कि 70 डिग्री, ये जो है कि आपका जो है कि 70 डिग्री जो है कि आप M को और Q का मान जो है कि बराबर, तो यहाँ पर क्या करेंगे PQ का मान लेंगे। PQ का मान कंपेयर करते हैं तो PQ का मान किसके बराबर होता है ये याद रखिएगा 70 डिग्री के सामने, तो यहाँ पर 70 डिग्री के सामने आपका हो जाता है NM हो जाता है, NM क्या होता है NM हो जाता है, इनका रेशियो इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे आप लिख देंगे, यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे कि आप लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका PQ, अब ठीक है यहाँ पर क्या होता है PQ बाई, पहले लिख लेते हैं पहले PQ बाई, यहाँ पर क्या होता है यहाँ पे हो जाता है PQ बाई जो है यहाँ पर हो जाएगा आपका MN, PQ बाई क्या हो जाता है MN हो जाता है, इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर जब जरा देख लेते हैं साथ ही में इसका अनुपातिक नियम देखेंगे, तो PQ और MN का अनुपात निकालेंगे तो दो संबंधित तरीका है। यहाँ PQ और जो है कि MN का अनुपात निकालें दो संबंधित तीन हमारे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर दो संबंधित तीन के बराबर जो है कि यहाँ पर क्या करेंगे इसका रखेंगे। तो यहाँ पर दो संबंधित तीन में आप देख लेते हैं दूसरे का निकाल लेते हैं, यहाँ पर QR बाई क्या निकालेंगे, QR बाई क्या हो जाता है ये ML हो जाता है, QR बाई ML हो जाता है, यहाँ पर रख लीजिए। अब रख के इसको हल करेंगे तो यहाँ पर QR का मान कितना हो जाता है लिखिए आगे ऊपर देख लेते हैं, QR का मान 3 सेंटीमीटर है और इसका मान 4 सेंटीमीटर में, 4 दूनी 5 सेंटीमीटर है ना, यहाँ पे लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों, आपको प्रश्न पत्र में लिखा हुआ है, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कि डेसिमल को रिमूव करने के लिए 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे, और जब 10 का गुणा करेंगे तो ये कटा देंगे, कटाने के बाद 2/3 हो जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं साथ ही में इसका भी अनुपात निकाले 2/3 हो जाता है, दूसरे का अनुपात भी 2/3 है। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जब अनुपात समान होता है PQ बाई MN का, तो यहाँ PQ बाई MN जो है कि QR = ML है, QR = ML है, ये दोनों आपस में बराबर है। जब दोनों आपस में बराबर है मेरे प्यारे बच्चों तो इस तरह से आपका लगभग क्या हो जाता है, ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्वेश्चन जो इतना दिया हुआ था वो तो आसानी से आपने कर लिया और करा लिए। यहाँ पर जो है किस प्रकार से, तो यहाँ पर आराम से जो है कि आप लिख रहे हैं कि दो त्रिभुज, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, दो त्रिभुज की
साइड एंगल साइड से, कौन है साइड एंगल साइड से, भू को भू कसौटी है, भू को भू कसौटी, ठीक है ना। साइड एंगल साइड का मतलब भू को भू कसौटी के नियम के अनुसार जो है कि ये आगे सोल्यूशन में चलता रहेगा, तो इसको हल कर देंगे। तो यहाँ पे SAS टेस्ट समरूपता है, SAS टेस्ट समरूपता को लिख कर जो है कि उसमें क्या करेंगे, उसमें जो है कसौटी पर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। उसमें कसौटी दी होगी, कसौटी से, ठीक है ना। यहाँ पे कसौटी से आपका क्या हो जाएगा, आप लिख देंगे। जब ये कसौटी लागू होगा तो त्रिभुज NML जो है कि समरूप हो जाएगा त्रिभुज जो है कि PQR के, ठीक है ना। ML जो है कि समरूप हो जाएगा PQR के। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों लगभग इसका आपका आंसर लगभग यहाँ पर रेडी हो जाता है। तो इस तरह से आपका जब तैयार होगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं फिर कैसे आगे करना है सवाल को। तो इसमें से जो कि ऑब्जेक्टिव में कौन सा सही वही बताना है, ऑब्जेक्टिव में कौन सा सही है ये बताना है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा NML जो है समरूप PQR, NML और समरूप PQR, ठीक है। ओके, इसका सोल्यूशन हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इस जबरदस्त क्वेश्चन से आपका लगभग आपकी तैयारी हो चुकी है इसकी। अब इसके बाद जो है कि ग्राम पर चलेंगे, ठीक है ना। इसमें सोल्यूशन थोड़ा लंबा होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि समझिए कि बिना सोल्यूशन का जो हल होने वाला नहीं। तो 1/2 सेंटीमीटर व्यास गोले का पृष्ठ होगा, 1/2 व्यास के गोले का पृष्ठ होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी। पृष्ठ से का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो ये जो किस तरह से आपको देखे समझेंगे यहाँ पर और हल करेंगे, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं कैसे हल करना है, ठीक है। ये 1/2 है सेंटीमीटर व्यास के गोले की पृष्ठ है। यहाँ पर गोला पृष्ठ का फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया, D बराबर कितना है, 1/2 हो जाता है। D का मान क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद सेंटीमीटर हो जाता है, D का मान 1/2 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर क्या करेंगे, आर्क जब मान निकालेंगे तो फिर क्या करते हैं, ये D/1 करें तो 1/2/2 कर देंगे ना। यहाँ पर 1/2/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आर का मान जो है कि आपका 2 हो जाता है, 2 ऊपर गुणा हो जाता है जी, 2/1 हो जाता है, 2 के 4 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 1 कम 1 हो जाएगा तो 2 के 4 हो जाता है। इस तरह से आपका सोल्यूशन हो जाता है, ठीक है ना। 1/4 का आपका सोल्यूशन हो गया। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 1/4 सेंटीमीटर का हो जाए तो उसके बाद फॉर्मूला रखेंगे, फॉर्मूला में उसको मान को रख के हल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आइए देख लेते हैं गोले का, यहाँ पे देखेंगे गोले का, यहाँ पे क्या करेंगे, वक्रीय वक्र पृष्ठफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं। तो आइए देख लें, क्षेत्रफल के फॉर्मूले पर रखें और रख के हल करना है, ठीक है। यहाँ पर हल करके क्या करना है, इसको देना होता है। अब यहाँ 4πr² का फॉर्मूला जानते हैं ना, इसका 4πr² फॉर्मूला होता है गोले के पृष्ठ का। बस में क्या करिए, रखते जाइए। पाई का मान देखिए पाई का मान क्या है, पाई का मान पाई के फॉर्म में रहने दीजिए। पाई का मान जो पाई के फॉर्म में रखने दीजिए। आर का मान जो है यहाँ पर 1/4 दिया तो 1/4 यहाँ पर रख दीजिए। अब 1/4 गुणे 1/4 हो जाएगा, 1/4 गुणे 1/4 यहाँ पर रखेंगे, 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाता है। सोल्यूशन करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों इसमें आपको आंसर दी जाती है। तो इस प्रकार से जो है कि आप उसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना। π/4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका लगभग आंसर यहाँ पर सही हो जाता है। इस तरह से जो है कि ऑब्जेक्टिव में जो है 4 ऑप्शन में एक उत्तर सही होता है। तो 4 ऑप्शन में एक उत्तर सही है तो उसका क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, इसका आंसर दे देंगे। π/4 सेंटीमीटर जो है कि आपका लगभग हो जाता है। इस तरह से आपका आंसर है, ठीक है। ये आपका इस तरह से आंसर है। तो ये आपका जो है कि प्रश्न लगभग ये कंप्लीट हो चुका है। तो आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना देखेंगे इसको, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करना है, इसको क्या करना देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना। तो यहाँ पर देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र जो है कि 30 अंश का है, ठीक है ना। कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र 30 अंश का कोणांतरित करता है। तो संगत चाप की मान बतानी है, संगत चाप का क्या करना है, मान बताना है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। आइए यहाँ पे देखते हैं किस तरह से इसको हल करना होता है। इसका सूत्र कैसा होगा, इस फॉर्मूले किस फॉर्मूले को इसमें लगाएंगे, क्या यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे है कि आर का मान जो 6 सेंटीमीटर दिया है, आर का मान कितना दिया है, आर का मान 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान यहाँ पर देख लेते हैं। थीटा का मान इसमें 30 अंश दिया है, थीटा का मान कितना दिया है, 30 अंश का मान दिया है। तो चाप का मान निकालना है। तो चाप का मान का फॉर्मूला बस खाली रखना रहेगा। चाप के मान का फॉर्मूला क्या करना है, यहाँ पे आपको रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चाप की यहाँ रखेंगे चाप की लंबाई, चाप की लंबाई निकालेंगे। चाप की लंबाई निकालेंगे तो कैसे हल करना है, आइए इसको देखते हैं, ठीक है। चाप की लंबाई का मान निकालेंगे तो थीटा बटे कितना हो जाएगा, 360। थीटा बाई कितना हो जाएगा, 360 हो जाता है और मल्टीप्लाई 2πr हो जाता है, 2 गुणे πr, ठीक है ना। 2 गुणे क्या हो जाता है, πr हो जाता है। तो यहाँ पर जो 30 अंश है, यहाँ पर इसका मान कितना है, 30 अंश है। 30 अंश बटे 360 अंश, ठीक है। 30 अंश बटे कितना हो जाता है, 360 अंश हो जाता है। और यहाँ पर 2 गुणे पाई और 6 मान हो जाता है यहाँ पर आर का मान। अब इसको कटा दीजिए, कटाने के बाद इसे कितना हो जाता है, ये 12 हो जाता है। और फिर इसके बाद 6 से 12 कटा देंगे, 6 से 12 करना, 6 दूनी 12 हो जाता है, 2 से 2 कट जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, पाई हो जाता है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका मान जो है कि पाई सेंटीमीटर हो गया। तो इसका आंसर आपका पाई सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। यहाँ पर जबरदस्त आपका जो पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसका आंसर जो है कि पाई सेंटीमीटर है। टिक कर दीजिए, टिक करने के बाद आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। ट्रिक करने के बाद यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ 13वां जो प्रश्न की तरफ चलेंगे। 13वें प्रश्न को सॉल्व करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
ये बहुत क्या है कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं कैसे करना है। यहाँ पर जो है कि कह रहा है कि किसी यहाँ पर दिया है पी क्यू जो है केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा जो है ना बिंदु क्यू पर मिलती है। यदि ओ क्यू का मान 12 सेंटीमीटर है तो कह रहा है पी क्यू का माप ज्ञात कीजिए। तो ये 1 मार्क का प्रश्न है, सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा। सॉल्यूशन करने के बाद इसका जो क्या आंसर निकल सकता है, तो आइए देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना, तो एक बार क्या करेंगे, थोड़ा देख लेते हैं। इसका वृत्त बना के जो इसको दिखाएंगे, वृत्त बना के दिखाने पर समझ में आता है। तो यहाँ पर हमने वृत्त बना दिया। अब वृत्त बनाने के बाद यहाँ पर जो क्या करेंगे, केंद्र बना देंगे। केंद्र से दूरी कुछ ना कुछ तो होगी ही होगी। तो यहाँ पर देखिए 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, त्रिज्या का मान जो है 5 सेंटीमीटर दिया है। अब त्रिज्या का मान 5 सेंटीमीटर दिया, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो होता है, ये क्या हो जाता है, आपका पी क्यू है। और यहाँ पर जो है कि ओ से जाने वाली रेखा बिंदु क्यू पर मिलती है। ओ से जाने वाली रेखा बिंदु किससे मिलती है, क्यू से मिलती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर रख देंगे पी क्यू का मान, क्या कर देते हैं, रख देते हैं, ठीक है ना। पी क्यू का मान यहाँ पर रख देते हैं, ये ओपी हो जाता है हमारा। यहाँ पर जो है कि पी क्यू को आगे तक बढ़ाते हैं और कह रहा है क्यू पर जाकर आगे की तरफ मिल रही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह त्रियक रेखा खींचेंगे। अगर त्रियक रेखा खींचते हैं तो आपका क्या हो जाता है, ये आपका जो है कि यहाँ पर इसका मान जो होता है ये 12 सेंटीमीटर इसका दिया है। यहाँ पर ओ क्यू का मान 12 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान ज्ञात करना। तो मेरे प्यारे बच्चों, पी क्यू का मान ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर आइए इसके फॉर्मूले को देखेंगे। फॉर्मूले को देख कर फिर सॉल्व करना है, ठीक है ना। फॉर्मूले को देख कर क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि आपको थ्योरम ऑफ पाइथागोरस है या पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय को यहाँ पर रख के सॉल्व करेंगे तो ओपी क्यू में आएगा ना, त्रिभुज ओपी क्यू में क्या लिखेंगे यहाँ पर, त्रिभुज ओपी क्यू। अब त्रिभुज ओपी क्यू में क्या करेंगे, इसको त्रिभुज ओपी क्यू में फॉर्मूला जब इसका निकालेंगे तो यहाँ पर वही फॉर्मूला आता है कि ओ क्यू, क्या लिखेंगे, ओ क्यू का लिखेंगे, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे ओपी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर। और ओपी का स्क्वायर इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ओपी का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल क्या करना है, यहाँ पर इसका 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओपी हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ओपी स्क्वायर जो का मान 5 स्क्वायर है, यहाँ पर पी क्यू का मान निकालना है। तो पी क्यू का मान निकालना तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे 12 बने में से 44 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। 12 बने में से 44 है, 5 25 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्या करना, घटा दीजिएगा। इसको घटाने के बाद क्या करें, पी क्यू स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 144 में से 25 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 119 हो जाएगा। तो ये पी क्यू का मान हो जाएगा। 119 किसका मान हो जाएगा, पी क्यू का मान हो जाता है। तो पी क्यू का मान हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखते हैं पी क्यू का मान अंडर रूट में लिखा जाता है। पी क्यू का मान किस में लिखा जाता है, अंडर रूट में लिखा जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाता है, पी क्यू का मान 119 हो जाता है, ठीक है, 119 हो जाता है। तो ये आपका आंसर देखिए दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपका आंसर यहाँ पर निकल गया। तो यहाँ पर आंसर आपको मेरे प्यारे बच्चों जब हो जाता है तो फिर इसके बाद क्या करना होता है, इसको सॉल्व करना होगा। अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए 14वां सम है। 14वां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ कि 182 जो संख्या दी है कि 182 दूसरा 78 का एचसीएफ क्या होगा। 182 और उसका एचसीएफ क्या होगा, तो यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ जानते हैं ना, एचसीएफ का मतलब हो जाता है यहाँ पे आपको लिखना मौसा निकालना होता है। एचसीएफ का मान इसमें क्या निकालना, मौसा निकालना। तो 182 है और इसके बाद जो है किसका निकालेंगे, पहले फैक्टर कर लेंगे। इसका फैक्टर करके जो है कि आप क्या करते हैं, हल करते हैं। फैक्टर करके हल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर दिया। यहाँ पर देख लीजिए 2 से भाग दिया तो 91 आ गया, 7 से भाग दिया 13 आ गया है, फिर 13 कम 13 हो जाता है। यहाँ पर 78 2 से कटाएंगे तो 2 2 3 6 2 18, फिर 3 से कटाएंगे 3 कम 3 3 3 9, 13 को 13 से कटा देंगे। बस यहाँ पर देख लीजिए कॉमन क्या मिला है, दोनों में इसको मिला सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, या तो 182 बराबर आप यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 7 गुणे 13 लिख देंगे, और यहाँ पर नीचे लिखेंगे तो यहाँ पर जो 78 बराबर लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 13 लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 13 हो जाता है, ठीक है ना। 2 गुणे 13 13 गुणे 13 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 13 13 कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ पर 13 13 क्या हो रहा है, कॉमन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर 13 13 क्या है, कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 2 भी मिल रहा है और 13 भी मिल रहा है। तो 2 पर पावर 1 हो जाता है यहाँ पर। इसके बाद 2 पर पावर 1 के बाद जो है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों एचसीएफ जो है कि यहाँ पर निकल रहा है। तो एचसीएफ जो है कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, एचसीएफ आपका हो जाएगा 13 दूनी 26। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, इस तरह से आपका सोल्यूशन हो गया। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाता है 26। अब 15वां प्रश्न पर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव जो है 15वां है। ऑब्जेक्टिव क्या यहाँ पर है, 15वां, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है कि अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हल करेंगे। करें कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या, एक बेलन के आधार की त्रिज्या कितना, 3.5 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पर एक बेलन के आधार की त्रिज्या कितना दिया, 3.5 सेंटीमीटर दिया। तो यहाँ पर कह रहा है कि उसकी त्रिज्या ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना।
कह रहा है कि यहाँ पर जो है कि उसका जो है कि क्या करना पड़ेगा, इसमें आप बेलन बनाना पड़ेगा। बेलन बनाने के बाद इसका आधार का त्रिज्या आप दिखाएंगे। अब आधार की त्रिज्या निकालते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आधार की त्रिज्या हो जाएगी तो ये ऊंचाई हो जाती है। यहाँ पर क्या हो जाता है, ये ऊंचाई हो जाता है। तो ऊंचाई कितना हो जाता है, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर दिया है, त्रिज्या का मान 3.5 सेंटीमीटर दिया है। अब इसको हल करना है, ठीक है ना, इसको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या, इससे फॉर्मूला रखेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला रखते हैं। तो यहाँ लिखे बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। बेलन का जो है कि वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है ना, करे कि ये यहाँ पर इसको हल करेंगे। बेलन का वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूला रख दीजिए। फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर 2 पाई आर एच हो जाता है। क्या हो जाता है, 2 पाई आर एच हो जाता है। तो 2 पाई आर एच निकालेंगे तो 2 गुणे पाई का मान तो नहीं रखिए यहाँ पर, जो कि इसके बाद आर का मान रखिए और एच का मान रखिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3.5 गुणे 8 रखेंगे। तो यहाँ पर 2 गुणे, अब यहाँ पर पाई का मान है 3.5 गुणे 8 से गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद 58.0 पाई आपका आंसर हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपका ये आंसर लगभग क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे आपका आंसर क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाता है, 58.8 पाई आर, ये सेंटीमीटर में आपका आंसर हो गया। ठीक है, ओके। यहाँ पर आप 16वां देखेंगे। 16वां प्रश्न को देखते हैं। 16वां प्रश्न क्या है, इस प्रकार से इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसका हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 60 है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर त्रिज्यखंड दिया हुआ है, इसके बाद जो है कि यहाँ पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या भी दिया हुआ, दोनों दिया हुआ, तो इसको हल कैसे करना है, आइए यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे। अब यहाँ वाला फॉर्मूला, आर का मान 4 सेंटीमीटर दिया है। आर का मान कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा का मान जो कि 60 है। अब आर का मान 4 है और थीटा का मान 60 है। अब क्या करना है, इसको हल करना है। ठीक ना, इसको भी हल करना है। तो यहाँ पर दिया त्रिज्या बराबर, ये आपका 4 सेंटीमीटर, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो थीटा बटे 360 गुणे, अब यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाता है, सॉरी थीटा नहीं होता है, पाई आर स्क्वायर हो जाता है। अब पाई आर स्क्वायर होता है तो हल कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर थीटा बटे थीटा दिया, थीटा का मान 60 बटे 360 गुणे पाई गुणे 4 देंगे। अब ये 6 की 36 हो जाता है, 6 भर में कट जाता है। अब 6 को यहाँ से क्या करेंगे, 4 से कटाएंगे, 2 दूनी के 4, 2 6 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाता है, ये 8 बटे 3 पाई हो जाता है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर जो है कि लगभग 8 बटे 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है ना, इस तरह से क्या हो जाता है, सोल्यूशन यहाँ पर निकाल दिया हमने, इसका हल कर दिया। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, 8 बटे 3 पाई यहाँ पर सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर जो व्यवस्था हमने, जो यहाँ पर सिस्टम आपको जो है कि यहाँ पर सॉरी यहाँ पर जो नियम दिया गया उस नियम को फॉलो करना है। अब यहाँ पर आगे वाला प्रश्न देखते हैं द्विघात समीकरण का। यहाँ पर द्विघात समीकरण का देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का यहाँ पर विविधकर होगा। क्या होगा विविधकर, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर विविधकर होगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पर जो है ना, डी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है यहाँ पर, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस फॉर्मूले पर रखना है। यहाँ पर ए का भी मान क्या है, 1 होगा, बी का भी मान 1 हो जाएगा और सी का भी माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मान रख देंगे तो 1 हो जाएगा। ए का स्क्वायर माइनस 4 गुणे यहाँ पे क्या करेंगे, ये ए का मान जो है कि 1 रखेंगे, ए का मान 1 यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद जो है सी का मान माइनस 1 दिया, तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस गुणा हो जाएगा, तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, 4 1 5 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर डी का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरह से इसका विविधकर का मान निकालना रहेगा। तो ऐसे प्रश्नों का हल जो है कि हम आसानी से कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों का जो हल क्या करेंगे, हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर जो है कि आपका लगभग कंप्लीट हो गया। इसका आंसर जो दिया हुआ है, तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा। ठीक है ना, तो आइए अब अगला प्रश्न की तरफ देखें कि यहाँ पर दिया गया द्विघात समीकरण 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 0 का मूलों का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ कि मूलों का योगफल का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं। मूलों के योगफल का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, यहाँ पर देखिए मूलों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा वाला है ना। तो अल्फा प्लस बीटा वाला तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस एक्स का यहाँ पे गुणांक लिखेंगे, माइनस एक्स का गुणांक बटे, ठीक ना, माइनस एक्स का गुणांक बटे क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये भी फॉर्मूला होता है। या तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस जो होता है कि आपका जो है कि यहाँ पर बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए होता है। एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे एक्स का गुणांक यहाँ पर जो है कि 4 हो जाता है, तो माइनस 4 हो जाएगा, तो बाहर भी माइनस हो जाएगा, अंदर भी माइनस। जब दोनों हो जाता है तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर बटे 4 हो जाता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर गुणांक जो है 4 है। तो एक्स स्क्वायर का जब गुणांक 4 हो जाता है, 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाता है। तो मतलब इस तरह से मूलों का गुणांक और मूलों का गुणनफल आपको निकालना रहेगा। फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पर भी आप हल कर सकते हैं। ठीक है ना। अब 19वां प्रश्न दिया, 19वां प्रश्न को कैसे हल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो इस तरह सारणी का माध्य क्या होगा, इसको निकालना होगा, सारणी का माध्य क्या होगा उसको निकालना है। ठीक है ना।
तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आइए देख लेते हैं, यहाँ पे सारणी दिया हुआ है। सारणी का मान जो निकालना होता है सिंपल होता है, इसका वर्ग अंतराल जो यहाँ पर बारंबारता दी हुई है, ठीक है ना, वर्ग अंतराल और बारंबारता दी हुई है। अब इसको समझना है। तो ये क्या होता है कि वर्ग अंतराल क्या होता है। तो वर्ग अंतराल यहाँ फॉर्मूला रखेंगे, वर्ग अंतराल का निकालना है। तो ये वर्ग अंतराल यहाँ पर दिया हुआ है, वर्ग अंतराल की बारंबारता यहाँ पर निकाले तो समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ आई का मान निकालेंगे। यहाँ पे किसका मान निकालेंगे, एफ आई का मान निकालते हैं। एफ आई का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग माध्य हो जाता है, वर्ग का मध्यमान हो जाता है, वर्ग का मध्यमान क्या हो जाता है, यहाँ पर वर्ग अंतराल बराबर होता है वर्ग का मध्यमान। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, एक्स आई इक्वल टू एफ आई इंटू एक्स आई। यहाँ पे एफ आई इंटू कितना हो जाता है, एक्स आई हो जाता है, ठीक है। एफ आई इंटू एक्स आई होता है। तो यहाँ पर देखेंगे अब इसको सॉल्व करना होता है इस फॉर्मूले के हिसाब से। अब वर्ग अंतराल यहाँ पर क्या करेंगे, रखेंगे वर्ग अंतराल 0 से 10 तक है, ठीक है ना, 0 से 10 तक है। यहाँ पर अब 10 से 20 तक है, 20 से 30 तक है, ठीक है। यहाँ पर इसको समझेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर रखेंगे 40 से 50 रखेंगे यहाँ पर। इसके बाद जो है कि 30 से 40 होगा, 40 से 50 बारंबारता जो आपके यहाँ पर 4 दिया है, 7 दिया है, 5 दिया है और यहाँ पे 8 दिया है, ठीक है ना। बारंबारता यहाँ पे 6 दिया है। इसके बाद जो क्या करें, बारंबारता लिख देंगे, वर्ग माध्य का निकालेंगे। यहाँ पे वर्ग माध्य 0 और 10 के बीच का जो है कि 0 10 को जोड़ दीजिए, 0 प्लस 10 जोड़ के क्या कर 2 से भाग दे दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 5 होगा, 10 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 10 30 और 15 हो जाएगा। तो इस तरह से इनके अंतर का निकालिए। 15 और 5 के बीच का अंतर कितना है, 15 में से 5 जाएगा 10 हो जाएगा, 10 सब में जोड़ते जाइए। 15 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 में 10 जोड़ेंगे 35 हो जाएगा। 35 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इस तरह जोड़ते जाइए, जोड़ के फिर रखते जाइए नीचे, ठीक है ना। 5 में 10 जोड़ेंगे 15, जैसे 10 का अंतर है कि नहीं, यहाँ पर 10 का अंतर है तो वही जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर एफ आई एक्स आई निकालेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई निकालें। तो एफ आई एक्स आई का मतलब 4 गुणे 5 गुणा करेंगे, 4 5 20 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद 15 7 कितना हो जाएगा, तो 15 और 7 गुणा करके यहाँ पर रख देंगे। तो मतलब इस तरह से क्या करना है आपको, ये रखते जाइएगा। और फिर 25 और 5 से गुणा कर देंगे तो 125 हो जाएगा। 8 और 35 से गुणा करेंगे तो 8 और 35 का गुणा करने के बाद जो आता है तो यहाँ पर 280 रख दीजिए। 6 और 45 से गुणा करेंगे तो फिर क्या हो जाता है, ये रख दीजिएगा, ठीक है ना। मतलब इसका गुणा करके क्या करना, रखना है। फिर इसके बाद जो है इन दोनों को जोड़ देना है। फिर एफ आई एक्स आई के मान को जोड़ दीजिए, फिर बारंबारता को जोड़ दीजिए, ठीक है ना। इनको जोड़ने के बाद जो आता है सिग्मा एफ आई लिखते हैं। सिग्मा एफ आई का मान कितना आ गया, तो यहाँ पर देख लेते हैं सिग्मा एफ आई का मान। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप रखेंगे और यहाँ पर जो सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान निकालेंगे तो सबको प्लस कर दीजिए, ठीक है ना। सबको प्लस कर सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। डायरेक्ट यहाँ पर हम प्लस करके रख देते हैं क्योंकि उसमें समझ जाएगा, बच्चे ज़्यादा तो डायरेक्ट हम इसको बताते जाएंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए क्या करेंगे, माध्य बराबर डायरेक्ट लिखेंगे। 800 बटे कितना हो जाएगा, 800 बटे 30 लिखेंगे। यहाँ पे एफ आई एक्स आई का मान लिखेंगे, सिग्मा और एफ आई हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 800 बटे कितना हो जाएगा, 800 बटे क्या लिख देंगे, यहाँ पर 30 लिख देंगे। तो यहाँ से घटा देंगे, यहाँ पर यदि कटने का जैसा रहेगा तो घटा के फिर उसके बाद इसे क्या करेंगे, आंसर लिखाएंगे। तो यहाँ पर कटा देंगे तो 26.66 होता है। 26 में कितना होता है, 6 हो जाते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से जो है कि लगभग जो है कि ऑब्जेक्टिव का ये आपका जो है कौन सा प्रश्न है, ये 19वां प्रश्न है, ठीक है ना। लास्ट वाला प्रश्न इसका है। इसके बाद जो है कि 20वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20वां प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देख लिया जाए, इसको करेंगे। फिर इसके बाद 20वां प्रश्न, निम्नलिखित सारणी का मध्यक वर्ग क्या होगा। इसमें निम्नलिखित सारणी का मध्यक वर्ग निकालना, तो ये भी आंसर आपका देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखेंगे उत्तर, यहाँ पर सोल्यूशन देखेंगे, सोल्यूशन किस तरह करना है, ठीक ना। क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर वर्ग है और यहाँ पर बारंबारता है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। यहाँ पर देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे मध्यम वर्ग का, ठीक है ना। मध्यम वर्ग का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर वर्ग जो है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्ग अंतराल जब निकालते हैं, वर्ग अंतराल देख रहे थे, यहाँ पर वर्ग अंतराल लिखेंगे, ठीक है ना। जिस तरह से सॉल्व किया उस तरह से इसका भी यहाँ पर बारंबारता लिखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, बारंबारता लिखेंगे, यहाँ पर वर्ग अंतराल लिखेंगे, ठीक है। तो ये F1 हो जाएगा, यहाँ पे F हो जाएगा, खाली F हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर संचयी बारंबारता क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता किस तरह से निकालेंगे, इसको देखेंगे ध्यान से, ठीक है। तो संचयी बारंबारता यहाँ पर निकालेंगे तो ये F का मान हो जाएगा संचयी बारंबारता का। देखिए इसको वर्ग अंतराल यहाँ पर लिखेंगे 0 से 10 के बीच, 10 से 20 लिखेंगे। फिर इसके बाद 20 से 30 लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर 30 से 40 पे लिखते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, 20 से 30 लिखेंगे, 10 से 40 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्या और उसके आगे दिया हो तो इसके बाद 40 से 50 लिख देंगे। 50 से 60 दिया रहा है तो 50 से 60 लिखेंगे। नहीं दिया है तो लिमिटेड जितना है उतना लिखते जाइए। 8 हो जाएगा। 10 से 20 के बीच का 6 है। 20 से 30 के बीच 11 है। 30 से 40 के बीच 18 है। 40 से 50 के बीच 6 है। अब यहाँ पर क्या करना, देखिए सब मिला लेंगे। मिलाने के बाद ये संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता के नियम आप जानते हैं किस तरह से निकालना है। यहाँ पर संचयी बारंबारता निकालें तो ये 8 हो जाएगा। फिर 8 में 6 जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो 14 हो जाएगा। 14 में 11 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 14 में 11 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा। 25 में 18 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 43 43 हो जाएगा। और 43 में जो 6 जोड़ेंगे 49 हो जाएगा। तो इस तरह संचयी बारंबारता निकालना। संचयी बारंबारता में सबसे बड़ी जो है कि संख्या इसमें देखनी पड़ती है, बारंबारता में इसमें मिलाना पड़ता है। तो पूरा टोटल संख्या कितना हो जाता है, 49 हो जाता है।
इसको जोड़ने पर आपको 49 प्राप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर 49 यदि आप रख देते हैं तो 49 जो करके नंबर आपका टोटल हो जाएगा। नंबर जब आपका 49 हो जाता है तो इस तरह से क्या होता है, n/2 वाला फॉर्मूला होता है। तो n/2 वाला फॉर्मूला तो 49/2 कर देंगे, और जब 49/2 करते हैं तो कितना आता है, 24.5 आता है मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह से लगभग जो है कि आपका आंसर ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका आंसर जो है कि क्या हो जाता है 25। अब यहाँ 25 हम देखते हैं तो 24.5 किसके पीछे है, 24.5 आपका देखेंगे तो ये 25 से लगभग जो है 25 के पीछे, तो इसमें 20 और 30 हो जाएगा वर्ग अंतराल। और जब वर्ग अंतराल 20 और 30 हो जाएगा तो इसके बाद छोटा ये जो है कि आपका इसमें क्या पूछ रहा था कि मध्यक वर्ग का सीमा क्या होता है, तो 20 से 30 आपका आंसर हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह से ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्न यहाँ पर हल हो चुके हैं। ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न जो है कि यहाँ पर हल कर दिया गया है, किस तरह से करना है। ऑब्जेक्टिव पे ये देखिए प्रश्न आपका होगा 49/2 का निकालेंगे तो यहाँ पर 24.5 हो जाता है। 24.5 होता है तो मेरे प्यारे बच्चों 25 के बीच में आएगा ना, ठीक है ना। 24.5 है तो 25 के बीच में आएगा। अब खंड ब की तरफ चलते हैं। खंड ब जो वाला प्रश्न होता है तो इसमें सभी खंड करना है। इसमें क्या करना, सभी खंड आपको करना है। किस तरह से करेंगे खंड, आइए देखते हैं, ठीक है ना। किस तरह से कैसे करेंगे तो इसको हम आइए देखते हैं। तो इस तरह से प्रश्न को देखते हैं, समझते हैं, हल करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि यदि बिंदु यहाँ पर दिया है कि x, 5 यहाँ पर दिया है 2, 3 -3 है के बीच की दूरी 17 मात्रक है, तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि इसके बीच का जो दूरी यहाँ पर दिया कि x, 5 दिया है, 2, -3 दिया, तो बीच की दूरी 17 मात्रक देते हैं, x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हल करेंगे इसको। तो आइए इस प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पर देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना होता है, क्या नियम है उसके लिए, तो इसको देखेंगे ध्यान से यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर जो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर दो जो है कि आप बिंदु बना देंगे। 2 बिंदु बनाने के बाद एक रेखा खींच देंगे, ठीक है ना, एक लाइन खींच देंगे, इनके बीच की दूरी 17 मीटर आप दिखा देंगे। क्या करेंगे, 17 मात्रक इसमें दिखा दीजिएगा, ठीक है। 17 मात्रक दिखाने के बाद क्या होगा आप यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पर दिया कि x, 5 हो जाएगा। यहाँ पर आपका मान दिया है 2 और -3 दिया होता है, 2 और -3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर जो है कि x, 5 है तो x, 5 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या लिखेंगे आपका 2, जो है कि ये यहाँ पर x1 और y1 लिखेंगे आप, x2 y2 लिखेंगे। यहाँ पर x2 y2 लिखेंगे और यहाँ पर x1 y1 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बाद जो है कि यहाँ पर d वाला फॉर्मूला लिखेंगे। d वाला फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। x2 - x1 का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस लिखेंगे y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर y2 - y1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कैसे करना होता है। सॉल्व करना है तो यहाँ पर कैसे करेंगे उसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, फिर इसके बाद यहाँ पर 2 - x का होल स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर -3 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा। माइनस है ना, माइनस से पहले फार्मूला तो -5 आप लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है क्या करेंगे, दो ये a - b का होल स्क्वायर से हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा स्क्वायर लिखेंगे, प्लस यहाँ पर -5 और 3 हो जाता है, यहाँ पर -8 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर 64 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर a - b के होल स्क्वायर से करना है इसको, ठीक है ना। यहाँ पर a - b के होल स्क्वायर से क्या करना है आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर आप आएंगे इसको हल करने में। दोनों पक्षों का वर्ग कैसे करेंगे इसको समझना है। तब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर कैसे करना होगा। तो यहाँ पर 17 रख दीजिएगा। डी का मान क्या है, 17 रख दीजिए। डी का मान 17 रखेंगे और 17 रख के जो है कि दोनों पक्ष का वर्ग कर देंगे तो काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पर 17 रखेंगे, 17 यहाँ पर रखेंगे तो फिर 17 रखने के बाद इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 17 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा। तो स्क्वायर से ये जो है कि इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि करड़ी जो होती है, अंडर रूट जो होता है, ये हट जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ 2 - x का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 - 8 = 64 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 2, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 17 17 क्या हो जाएगा, 17 17 में गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 289, कितना हो जाता है 289 हो जाता है। 289 हो जाता है, 2 - x स्क्वायर प्लस 64 हो जाएगा। अब 289 क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे 289। फिर इसके बाद जो कि ये इधर लेके आ जाएंगे, 64 इधर लेके आ जाएंगे। 64 जब इधर लेके आ जाते हैं तो 64 इधर लेके आने के बाद क्या हो जाता है, यहाँ पर जो कि 2 - x का होल स्क्वायर बचता है। 2 - x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 225 हो जाएगा। और इसके बाद 2 - x का होल स्क्वायर रखेंगे। 2 - x का होल स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद 2 - x का होल स्क्वायर, अब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे 225, अंडर रूट में हो जाएगा 225। अब 225 का जो फैक्टर होता है 225 का, तो कितना हो जाता है, प्लस माइनस 15 हो जाएगा। प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 15 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कि 2 हो जाता है, -x हो जाता है। 2 को भी इधर लेके चलाएंगे, 15 की तरफ 2 को लेके आ जाएंगे, ठीक है ना। 15 की तरफ 2 को लेके आ जाएंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 15 में, अब यहाँ पर 2 लेकर यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर जो 2 दिया तो ये प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। 15 में से घट जाता है। x का मान जो है कि -x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 13, -x का मान, तो x का मान -13 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, -13 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर आपको मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से हल करना होता है। ये हल करके इसका आंसर इस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है ना। इसका
क्या करेंगे, हल आपका निकालते हैं हम। तो अब यहाँ पर जो है कि आपका क्या हो जाएगा कि -15 बराबर जो है कि 2 - x है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो 2 इधर ला के फिर क्या करेंगे, माइनस जो है कि दोनों कर देना पड़ता है। यहाँ पर जो है कि अब -15 हो जाएगा, तो ये -17 हो जाता है। 1 से -x, ये 10 ये ऋण से ऋण कट जाता है, तो ऋण से ऋण कट जाता है, तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार जो है कि आपका आंसर यहाँ पर लगभग हो जाता है। तो इस तरह से आपको सोल्यूशन करना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर इसको समझना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं किस प्रकार करेंगे इसको। फिर आगे की तरफ सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ख का है यह बिंदु 1, 4 क्या दिया कि बिंदु यहाँ पर दिया है 1,4, यहाँ पर दिया है 1,-2, यहाँ पर दिया -3, 16, ये संरेख है, ठीक है ना। तो ए का मान ज्ञात करना है। जब संरेख है तो ए का मान क्या करना है आपको, यहाँ पर ज्ञात करना है। संरेख है तो ए का मान क्या करना है आपको, ज्ञात करना है। आइए इसको सोल्यूशन करते देखते कैसे हल करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे देखते हैं कैसे इसको हल करना होगा। संरेख का सूत्र क्या होता है, संरेख को कैसे लिखते हैं, किस तरह से इसको सोल्यूशन करते हैं, तो ये आप देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि आप क्या करेंगे, कोई भी रफ कॉपी जो है कि आप क्या करेंगे, एक जो है कि अपने प्रश्न ये उत्तर पुस्तिका का जो होता है, तो उत्तर पुस्तिका के प्रश्नों को क्या करना है आपको, यहाँ पर एक बनाना है, बना कर फिर इस पर शो करना होता है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये 1 और 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1,4 हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है आपका जो है कि 1,2 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 1, क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, -3 और 16 हो जाता है। तो -3 और 16 हो जाता है, तो क्या करेंगे, बस तीनों मान को जो है क्या करना है, लेके आपको हल करना है। तीनों मान को लेके हल करना है। तो फिर इसके बाद जो है कि आपका फॉर्मूला मालूम है ना, यहाँ पे x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा और y2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x3 और y3 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर समझेंगे इसको। फिर इसके बाद जो है कि कैसे करना है इसको देखते हैं। यहाँ पर ये फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर फॉर्मूले क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। फॉर्मूले का प्रयोग करके सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, ठीक है ना, त्रिभुज दिया ना, यहाँ पर त्रिभुज लिखेंगे, ठीक है। यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला रखेंगे। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले में भी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए सोल्यूशन करना होगा, तो इसमें आसान हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। यहाँ पर अंदर में जो है फॉर्मूला होता है x1 माइनस ये हो जाता है y2 माइनस y3 हो जाता है। और यहाँ पर जो है कि आपका जो है कि x2 निकालेंगे, तो यहाँ पर जो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ y2 माइनस y1 हो जाएगा। और यहाँ पर दूसरा निकालेंगे तो ये x3 का मान होगा, तो ब्रैकेट में रख कर जो है क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर y3 तथा यहाँ पर y1 माइनस क्या आ जाएगा, y2 लिख देंगे, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। बस इसको सोल्यूशन करना है, इस फॉर्मूले पर करना है। तो इसका मान 0 से कंपेयर करेंगे, 0 से कंपेयर करके सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर 0 से कंपेयर करके क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो x1 का मान रखिए, x1 का मान यहाँ पर दिया है, x1 का मान 1 है। x1 का मान कितना दिया है, यहाँ पर 1 दिया, तो 1 रख दीजिए यहाँ पर। और इसके बाद ब्रैकेट में y2 का मान जो है कि y2 का मान भी यहाँ पर दिया हुआ, तो y2 का मान -2 है, तो यहाँ पर -2 रखेंगे। अब फिर इसके बाद y3 का मान इसमें रखना है, क्या करना है, इसमें y3 का मान रखना है। तो y3 का मान क्या करेंगे, -18 रखेंगे। फिर इसके बाद x2 का मान जो है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर रखेंगे। x2 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे। तो इसके बाद जो है कि अब y3 का मान और y1 का मान है, तो 11 - 4 दिया है, उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे x3 का मान रखेंगे, तो x3 इक्वल टू हो जाएगा आपका ब्रैकेट में हो जाएगा y1 का मान कितना हो जाएगा, y1 का मान ऊपर आपका दिया है 4 है, 4 में से जो है कि y2 का मान निकालेंगे, तो y2 का मान यहाँ पर -2 है, तो -2 यहाँ पर रख देंगे, ब्रैकेट में लगा देंगे। इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में लगाकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लगाकर सॉल्व करेंगे, और इसका मान पे 1/2 रखेंगे, यहाँ पे 1/2 रखेंगे, ठीक है। 1/2 रख के फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 0 से दी जाएंगे, तो 1/2 को भाग भी दे देंगे। यदि भाग देते हैं 0 में तो सब खत्म हो जाता है, भाग देते हैं 0 में तो क्या होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ भाग देंगे तो 0 से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझते हैं, ठीक है, यहाँ पर समझते हैं आप। इस प्रकार सवाल करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये एक हो जाएगा, और 14 16 में से 16 2 18 हो जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर 11 - 4 होगा, तो 11 - 4 जाएगा, तो आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है कि आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा, 16 में से 4 जाएगा तो 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है कि आपका हो जाएगा -3 है, और इसके बाद जो है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 दूनी 4 और 2 6 हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1 हो जाएगा, -18 हो जाएगा, तो ये -18 हो जाएगा, ये का 12 में करेंगे 12 ये हो जाएगा, और जो -36 18 हो जाएगा। तो -36 आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। -36 आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। इसके बाद 18 से 18 इसमें जो है कि 18 और 18 36 हो जाता है, 12 ए बराबर क्या होता है, 0 हो जाता है। अब यहाँ पर 12 ए बराबर 36 को उधर ट्रांसफर करते हैं ना, पक्षांतर करते हैं, तो क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। 12 से कटाते हैं तो भारतीय
36 हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ये कमान जो है कि 3 हो जाता है। इस तरह से आपका सॉल्यूशन लगभग कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। इसमें देखिए उत्तर क्या हो जाता है इसका, ये सॉल्यूशन करके छोड़ देंगे। इस तरह से आपका पूरा मान इसमें आ जाता है, ठीक है ना। सॉल्यूशन करके छोड़ते हैं तो पूरा मान क्या हो जाता है, इसमें आ जाता है। तो इस तरह से सॉल्यूशन आपका हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह से हल करना होता है और इस तरह से हल करके फिर एक बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कि सिद्ध करना है कि 1 + sin थीटा बटे cos थीटा, और यहाँ पर cos थीटा बटे 1 + sin थीटा इक्वल टू 2 sec थीटा, इसको सिद्ध करना है। 2 मार्क का प्रश्न है। इसको कैसे करेंगे, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे करना होता है, ठीक है ना। इसको भी हम देखेंगे कैसे करना है। तो यहाँ पर आइए समझ लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आइए इसको हम क्या करते हैं, समझते हैं और हल करते चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, सिंपल जो है कि उसके सॉल्यूशन को करेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन को देख के यहाँ पर कैसे करना है सॉल्यूशन, आइए देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर सॉल्यूशन को कैसे करते हैं यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, 1 + sin थीटा बटे cos थीटा रखेंगे। 1 + sin थीटा बटे क्या रखेंगे, cos थीटा रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर cos थीटा बाई क्या करेंगे, 1 + sin थीटा रखेंगे। 1 + sin थीटा, यहाँ पर cos थीटा बराबर रखेंगे 1 + sin थीटा। तो यहाँ पर इसको सोल्यूशन करना है, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेके प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ पर cos थीटा और यहाँ 1 + sin थीटा जो है कि लघुत्तम आपका हो जाएगा। लघुत्तम हो जाएगा तो फिर इसको सॉल्व करेंगे। लघुत्तम होने के बाद इसको देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, cos थीटा से कट जाएगा। 1 + sin ए है और यहाँ पर 1 + sin थीटा है। 1 + sin थीटा और 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos² थीटा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos² थीटा। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों देखिए 1 + sin² थीटा प्लस cos² थीटा हो जाएगा। यदि हम क्या करते हैं, ये जो यहाँ पर जो है कि 1 + sin² थीटा का फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर है। तो a + b के होल स्क्वायर से निकालें तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद 2ab चाहे b² दिखाने का तो साइन ये b² हो जाएगा प्लस 2a का मान 1 है और sin थीटा यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या रखेंगे 2 यहाँ पर जो है कि 2 क्या रख देंगे, sin थीटा रख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसका तो मान 1 है, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे cos² थीटा रख देंगे। यहाँ पर इसके बाद जो है cos थीटा बाई 1 cos थीटा ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + sin थीटा। इसको हल करना होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो इस तरह से क्या करना है, इसको जो है कि क्या करेंगे, यहाँ पर जो है sin² थीटा cos² थीटा का मान 1 हो जाता है। पहले से 1 दिया हुआ है तो इसका भी मान 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 1 रख देंगे। जब इसका पहले से मान जब 1 दिया हुआ है, इसका मान 1 हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर जो कि 2 sin थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाता है, 2 sin थीटा हो जाता है। तो 2 sin थीटा हो जाता है, यहाँ पर लिखेंगे sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है। ये ऊपर का भी सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन जो है कि अभी ऊपर का है, ठीक है ना। ये सोल्यूशन क्या है, अभी ऊपर का है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देख लेंगे ये सोल्यूशन जब ऊपर का है तो इसको देखेंगे फिर कैसे करना है। यहाँ पर क्योंकि ये जो है क्या करेंगे, नीचे cos थीटा हो जाएगा 1 + sin थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, ऊपर 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद 2 sin थीटा हो जाता है। यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा या 1 + sin थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, 2 यहाँ पे कॉमन लेंगे। 2 कॉमन ले तो क्या हो जाता है, ये 1 हो जाता है, 1 हो जाता है, 1 sin थीटा हो जाता है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर cos जो है कि थीटा यहाँ पे लिखेंगे या 1 + sin थीटा हो जाएगा। अब 1 + sin थीटा हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 1 + sin थीटा को कटा देंगे। फिर इसके बाद क्या हो जाता है, 2 cos थीटा हो जाता है। और जब 2 cos थीटा हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 cos थीटा इक्वल टू है तो 1 cos थीटा इक्वल टू sec थीटा हो जाता है। तो ये 2 sec थीटा हो जाता है। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों इसका सोल्यूशन हुआ। सोल्यूशन जो है कि लगभग आपका राइट हैंड साइड लगभग कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों आने वाले सवालों का जो सोल्यूशन करना होगा तो इस तरह से उसका सोल्यूशन करना होगा, ठीक है। इस तरह से उसका सोल्यूशन करना होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर निम्न बारंबारता बंटन के माध्यम को ज्ञात करना है। 2 मार्क का प्रश्न यहाँ पे है। यहाँ पे बारंबारता बंटन के मध्य को क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। तो इसको देख लेंगे, इसमें से इसको सॉल्व करना है। तो आइए इसके कंसेप्ट को देखते हैं, फॉलो करते हुए देखते हैं कैसे हल करना, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन को पहले से क्या करते हैं कि पहले इसमें वर्ग अंतराल जो मेरे प्यारे बच्चों पर लिखना होगा, वर्ग अंतराल पहले लिख लेंगे। और वर्ग अंतराल के बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है कि हम बारंबारता लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बारंबारता लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बारंबारता लिख लीजिए। अब इसके बाद जो है कि बारंबारता को किससे दिखाते हैं, एफ से दिखाते हैं, आप जानते हैं। इसके बाद जो है कि आपका इसके पहले जो है कि हमने एक सवाल हल किया था संचयी बारंबारता वाला। संचयी बारंबारता के जैसे ये सेम है, संचयी बारंबारता के जैसे सेम है, तो इसको संचयी बारंबारता वाला फार्मूला पर रख के हल करना है, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जबकि इसके पहले भी हमने हल किया, उसको भी आप समझ सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी आप समझ सकते हैं और कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब जितना दिया है सब लिखते जाइए। यहाँ पर जो है ना दिया हुआ है जो, तो उसको लिखते जाइए। यहाँ पर क्या करेंगे, 0 से 10 लिखेंगे, 10 से 20 लिखेंगे, फिर इसके बाद 20 से 30 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर इसके बाद जो है कि 30 से 40 लिखेंगे, फिर यहाँ पर क्या करेंगे 40 से 50 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 50 से 60 लिखेंगे। क्या करेंगे, अब नहीं 50 से 60 नहीं, 40 से 50 तक ही है। इसके बाद जो कि 6 और 9 दिया है, यहाँ पर 6 9 दिया है, 6 दिया है, 9 दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसके बाद आपका दिया है कि यहाँ पर आपका 6 9 20 दिया है, 15 दिया है, 9 दिया है, इसको लिख लेंगे।
अब संचयी बारंबारता का नियम जानते ही है। संचयी बारंबारता का नियम क्या होता है कि फिर इसको 6 का जैसे कि तैसे लिखते हैं, 9 में 6 जोड़ देते हैं 15 हो जाता है। फिर इसमें 15 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और फिर इसके बाद 35 को 15 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, ये आपका जो है 50 हो जाता है, और 50 में ना जोड़ेंगे तो 59 हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका लगभग हो जाता है, तो बारंबारता यहाँ पर जोड़ देंगे तो बारंबारता यहाँ पर कितना हो जाता है, 59 हो जाएगा। जोड़ देंगे तो बारंबारता कितना हो जाता है, 59 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि इसका जब निकालेंगे, यहाँ पर माध्य निकालेंगे तो माध्य वाला फार्मूला तो जानते ही हैं। माध्य बराबर कितना हो जाता है, फार्मूला यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर n/2 हो जाएगा। n/2 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 59/2 हो जाता है। 59 जब 2 हो जाता है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 59/2 हो जाता है तो 19.5 हो जाएगा। 29.5 कितना हो जाएगा, जब भाग देंगे तो यहाँ पर 35 जो है लगभग देखेंगे किस में आ जाता है, ये देखिए 29.5 आ रहा है ना, तो लगभग ये 35 वाले पॉइंट में आ जा रहा है। इसको ध्यान दीजिएगा, पहले 35 वाले पॉइंट में क्या हो जा रहा है कि इसमें आ जाता है। तो ये आपका 20 से 30 इसमें हो जाता है। ठीक है ना, इसमें 20 से 30 लोअर टर्म जो होता है आपका 20 हो जाता है। अब इसके बाद जो है कि 20 आपका जो है कि यहाँ पर जो है कि आपका मान ये हो जाता है, ये f का मान होता है। ये इसका किसका मान होता है, f का मान होता है। उसके जस्ट जो है 35 के सामने वाला जो CF का मान होता है, उसके जस्ट पहले वाला नंबर। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला पर L का मान 20 हो जाएगा, यहाँ पे H का मान कितना हो जाता है, इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 10 का अंतर है। 20 और 30 के डिफरेंस कितना है, ये आपका 10 का है। तो 10 यहाँ पे लिख दीजिए। अब 10 यहाँ पे लिख जाते हैं तो फिर इसके बाद क्या होता है, ये f का मान 20 हो जाता है। इसके बाद जो यहाँ पे CF का मान कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। CF का मान 15 हो जाता है, जिसके बाद इसको हल करना होता है। अब यहाँ पर जो है कि माध्य बराबर फार्मूला रखेंगे। माध्य बराबर क्या रखेंगे, फार्मूला यहाँ पे रखते हैं। माध्य वाला फार्मूला रख के इसके बाद L प्लस होता था, ब्रैकेट में क्या होता है, n/2 हो जाता है। क्या होता है, ब्रैकेट में n/2 और माइनस CF हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, f हो जाता है, इंटू क्या हो जाएगा, इसमें h हो जाएगा। फार्मूले पर रखेंगे, फार्मूले पर रख के इसको हल करना है। ठीक है ना, तो आइए यहाँ पर देखते हैं कैसे हल करेंगे। इसको जो है क्या करना है, सिंपल जो है कि यहाँ पर रखेंगे 20 प्लस, ठीक है ना, n/2 का मान कितना होता है, n/2 का यहाँ पर मान रखिए। n/2 का मान क्या होता है, 29.5 दिया हुआ है, इसके बाद 15 दिया है, बट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 दिया और इंटू h हो जाएगा। h का मान कितना है, 10 है। अब यहाँ पर हल करेंगे, 10 से 20 को घटा देंगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। हमें 20 प्लस हो जाएगा 29.5 में से 15 घटाएंगे। 29.5 में से 15 घटाएंगे तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 14.5 हो जाएगा। 14.5/2 हो जाएगा, तो उसको घटाएगा 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है ना, 2.5 हो जाएगा, 7.25 हो जाएगा। अब 20 में जो कि 7.25 जोड़ दीजिए। 20 में 7.5 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 27.25 हो जाता है। इस तरह से आपका आंसर लगभग कंप्लीट हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखेंगे तो इस तरह से आपका आंसर इसको हल कर दिया। तो इसी प्रकार से आने वाले प्रश्न भी जो है आपके जैसे इस प्रकार से माध्य का निकालने वाला फॉर्मूला, इसमें एक का नियम से जो कि 2 सवाल आपका दिया था, इसके पहले भी हमने क्या था। अब संख्या 92 और 150 का एलसीएम ज्ञात करना, तो एलसीएम ज्ञात करना तो सिंपल है। अब एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है ना, एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए इसको देखते हैं। तो एलसीएम के लिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखें हम क्या करना पड़ेगा कि गुणनखंड निकालना पड़ेगा। गुणनखंड निकाल के दोनों का फिर एलसीएम निकाल सकते हैं, या तो एचसीएफ निकालना होगा। आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है चाहे लघुत्तम समापवर्तक निकालना, तो सिंपल तरीका होता है कि आप उसका क्या करेंगे, आप यहाँ पर गुणनखंड निकालेंगे। जैसे 92 का यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर डायरेक्ट हम निकालें 2 × 2 8 × 23 हो जाता है। यहाँ पर 2 × 5 2 × 3 × 5 × 17 हो जाएगा। 510 का अलग निकाल लीजिएगा। एक रफ वर्क जो है कि आप कर लीजिएगा, रफ वर्क करने के बाद फिर इसका अलग निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं हम। तो एलसीएम का नियम जानते हैं कि जो दोनों मिलता है उसका मान कॉमन मिलता है, उस दोनों मिलता है उसको लिख दीजिए कॉमन कॉमन, और जो इसके बाद बच जाता है टोटल लिख देना। तो यहाँ पर देखिए कोई भी मिल नहीं रहा है ना, कोई भी नहीं मिल रहा है ना, खाली 2 मिल रहा है। 2 मिला तो 2 पर पावर 2 मिला, फिर 3 उतार दिए, 23 उतार दिए, 5 उतार दिए, 17 उतार दिए, 23 उतार दिए, क्योंकि ये दोनों मिल नहीं रहा है। तो जो नहीं मिला तो क्या करेंगे, इसमें गुणा कर दो, 4 हो जाएगा। 4 × 3 × 5 × 17 और × 23 हो जाता है। यहाँ पर 4 3 12 25 60 60 का 17 में गुणा कर देंगे तो 17 छक्का क्या हो जाता है, फिर यहाँ पर 100, हाँ यहाँ पर रख देंगे, 1 0 2 0 हो जाएगा। इसका जब गुणा करेंगे 23 में तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है 23,460 हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है कि लगभग आपका कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से इसका आंसर है, तो यहाँ पर अपने आंसर यहाँ पर कर दिए। ये इस प्रकार से सॉल्यूशन इसका होगा। अब सिद्ध करना है कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर सिद्ध करना है कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसका ये सिद्ध करके देखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कर्ण में 3 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कर्ण में 3। तो यहाँ पर जो है कि च वाला प्रश्न है, च वाला प्रश्न आप लिख देंगे। जो प्रश्न आप हल करें उसको लिख के जो इसको सॉल्यूशन करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसको हल करना है। आप लिखेंगे यहाँ पर माना, ठीक है, यहाँ पर माना, ठीक है, यहाँ पर। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या करें, कर्ण में 3 एक जो है कि यहाँ पर परिमेय संख्या माने परिमेय संख्या प्रूव करने के देता है, उसका उल्टा मान लेते हैं कि यहाँ पर परिमेय संख्या। ठीक है ना, कर्ण में 3 हम क्या मानते हैं, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का जानते हैं कि नियम क्या होता है, P/Q के रूप में लिखते हैं। तो कर्ण में 3 बराबर क्या हो जाएगा, A/B लिखिए चाहे P/Q लिखिए। जहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर जो है P/Q चाहे A/B जो लिखें, जहाँ पर A और B जो है क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे सअभाज्य संख्या है। क्या लिखेंगे, A और B क्या है, दूसरे के सअभाज्य संख्या है। मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे A और B जब सअभाज्य संख्या, तो इसको देख रहे हैं तो क्या करना पड़ता है यहाँ पर, जबकि B = 0 नहीं होना चाहिए।
यदि सहअभाज्य है, एक दूसरे के सहअभाज्य है, तो फिर b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो कर्ण में 3 बराबर a बटा b जो हो जाता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कि आप जो है कि हल करेंगे तो a का मान निकालेंगे तो b यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण में 3 हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, कर्ण में 3 भी हो जाएगा, a बराबर कर्ण में 3 भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर लिख लेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे दोनों, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि जब उसका कर्णी हटाना है, जब उसका कर्णी हटाना है तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखेंगे। अब दोनों पक्षों का वर्ग जब करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण में ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 3 खत्म हो जाए तो 3 हो जाएगा, और b हो जाता है, b का स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ पर 3b स्क्वायर हो जाएगा। इस पर सर हम देखते हैं कि a बराबर अब 3b स्क्वायर होता है। यहाँ पर सीधा सीधा क्या करेंगे, a बराबर b माना तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लें तो ये b स्क्वायर बराबर मान निकालेंगे तो a स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे मान लीजिए b के स्क्वायर का मान निकाला तो a स्क्वायर में भाग देंगे ना, तो यहाँ पर a स्क्वायर से जो 3 निकालेंगे यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर 3 से विभाज्य है। क्या लिखेंगे, a स्क्वायर 3 से विभाज्य है, ठीक है ना, है कि नहीं विभाज्य। यहाँ पर देखिए ऊपर दिया हुआ कि इसलिए कह रहा है कि इसलिए a भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे a भी, ठीक है ना, 3 से विभाज्य होगा। कहने का मतलब a भी 3 से विभाज्य होगा। ये आपको कंसेप्ट पूरा लिख देना है, होना चाहिए। कह रहा है कि ये भी a से 3 क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए ना। तो हम कह रहे हैं कि हम a बराबर 3 से रखेंगे। अब a बराबर 3 से रख के लिखने के बाद अब इसको सॉल्व करेंगे, लिख कर इसको सबसे कह के लिख के और रखते हैं, और लिख कर जो है कि फिर यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर दिया c बराबर क्या लिखेंगे, c भी एक क्या हो जाता है, पूर्णांक हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। कह रहा है कि जहाँ पर जो है c हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। a बराबर 3c यदि रखते हैं तो a बराबर 3c बराबर 3c में इसमें पूर्णांक हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कि a स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर है, ठीक है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 3c बराबर निकालेंगे, a का मान 3c रखेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, 9c हो जाएगा, 3b स्क्वायर हो जाएगा, 9c स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब 9c स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर है, तो 3 से 3 ये कटा देंगे, 3 से 9 कटा देंगे, 3 3 9 हो जाएगा, c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर b स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर का मान निकालें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर में तो यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर से विभाज्य। यहाँ पे क्या लिखा है, b स्क्वायर से 3 विभाज्य है कि नहीं है। तो वहाँ जैसे a स्क्वायर विभाज्य था तो यहाँ पे b स्क्वायर भी विभाज्य है। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पे हमने देखा क्या कि b भी क्या हो रहा है, b भी 3 से विभाज्य हो रहा है, वहाँ पे a भी 3 से विभाज्य हो रहा था, है ना, विभाज्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरह से होना चाहिए, यहाँ पर 3 भी विभाज्य होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखेंगे, आप इसको समझेंगे कि यहाँ पर जो है क्या दिया हुआ है, a और यहाँ पर देखा कि a और b, यहाँ पर दिया है a और b ये दोनों 3 से विभाज्य हो रहे हैं, a और b यहाँ पर दोनों 3 से विभाज्य हो रहे हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर जब a और b दोनों 3 से विभाज्य हो रहे हैं, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंडीशन इसकी हो जाएगी कि वे सहअभाज्य हैं। वे क्या है, सहअभाज्य हैं। तो वो सहअभाज्य मतलब कह रहे हैं कि वे सहअभाज्य, ये यहाँ पर a और b दोनों 3 से विभाज्य हैं, इसलिए वे सहअभाज्य नहीं है। यहाँ पर जो है कि वे सहअभाज्य नहीं है, यह हमारी कल्पना की क्या है, यह हमारे जो है कि प्रारंभिक जो शुरुआत में जो हमने कल्पना किया था कि माना था या धारणा माना था कि भाई ये कर्ण में 3 परिमेय संख्या, तो कर्ण में 3 परिमेय संख्या हो ही नहीं पा रही है, क्योंकि अपरिमेय संख्या के परिमेय संख्या का जो है कि ये कर रहा है कि फॉलो कर रहा है नियमों को, लेकिन प्रारंभिक धारणा हमारा इसका खंडन करता है। जब प्रारंभिक धारणा जब खंडन करता है तो इसलिए a और b जो है कि यहाँ पर सहअभाज्य है ना, a और b क्या है यहाँ पे सहअभाज्य है। जब a और b सहअभाज्य है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यह सहअभाज्य थे, इसलिए जो है कि ये जब हमारे नियम के धारणा के विरुद्ध जा रहे हैं, तो नियम धारणा के विरुद्ध होने के बाद क्या हो जाता है, ये सोल्यूशन जो हमारा नियम और धारणा के विरुद्ध होने के बाद जो है कि हमारा गलत हो जाता है धारणा। जब ये धारणा गलत होती है तो इसका मतलब होता है कि हमारा क्या हो जाता है, ये सही नहीं होता है। इसलिए कर्ण में 3 जो है कि हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से जो है कि आपका सोल्यूशन यहाँ पे हो गया है, और आने वाले मेरे प्यारे बच्चों और जो प्रश्न रहेंगे उसका जो सोल्यूशन आपको करके दिया जाएगा। इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आने वाले मॉडल पेपर भी आपको अपलोड किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा, जिससे कि हमारी जो है कि मेहनत जो हम कर रहे हैं, तो जो है कि आपके ही जो है कि ये शेयर करने से जो है कि कुछ ना कुछ जो है कि जब कोई बच्चे जो है कि आपको कमजोर वर्ग के रहते हैं तो बच्चे देख सकते हैं, ठीक है ना, वो समझ सकते हैं। तो हमारे प्यारे बच्चों ये सारे प्रश्न जो है किसी तरह करना है और इस तरह इसका हल करके कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसके मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगले पेपर में फिर आपसे मुलाकात होगी।